हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार एंड आप सभी लोगों को पता है हम लोग यहाँ पे मेंसुरेशन का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं फॉर एसएससी क्लास 10th। यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो क्लास 10th के लिए सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एग्जामिनेशन अभी नजदीक आने वाला है तो आप लोग को मेंसुरेशन चैप्टर की जरूरत थी। तो मेंसुरेशन के हम लोग ने अब तक 3 सेशंस ले लिए हैं, जहां पे हम लोग ने थोड़े से बिगिनर्स और एक एडवांस लेवल ऑफ सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम लोग ने एक स्पेशली एक सेशन रखा फ्रस्टम के ऊपर। फ्रस्टम समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चा, एंड फ्रस्टम जो बच्चों को ज्यादातर डिफिकल्ट लगता है तो बड़ा सिंपल सा है एंड वहां पे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये सारे चीजों का बच्चों जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है मेंसुरेशन का, उसके सारे जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। इसके साथ बच्चों टेलीग्राम का लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर जरूर चेकआउट कर लेना बच्चा, ज्वाइन हो जाना मेरे टेलीग्राम चैनल पे ताकि आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकूं वहां पे उस चैनल पे। आज के सेशन में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले मेंसुरेशन में, दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी तक तो हमने 3 सेशंस में क्या पढ़ा बच्चा, हम लोग ने सारे सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ाई किया, चाहे वो स्फीयर हो, कोन हो, हेमिस्फीयर हो, फ्रस्टम हो या फिर सिलेंडर हो या फिर हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बात कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स वेर द सॉलिड फिगर्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्या सॉलिड फिगर्स पढ़ने वाले क्या? बिल्कुल नहीं, सॉलिड फिगर्स तो खत्म हो गए। आज हम लोग जो पढ़ने वाले एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों आज के सेशन में। सबसे पहले बच्चों आप लोग को सेक्टर क्या होता है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। बच्चों सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स ज्यादा है, पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज है आपका जिसमें 13 क्वेश्चंस है एंड 2 क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट में भी है। मतलब टोटल ऑलमोस्ट कुछ 15 to 16 क्वेश्चंस आपके सेक्टर ऑफ अ सर्कल के ऊपर है। बिलीव मी गाइस, यस। तो आज का सेशन में मैं सारे चीजें लेने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है। आप लोग इसको 1.5x में देखना चाहते तो देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं बच्चों, टिल यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इट। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे सेक्टर ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है ये समझाना चाहता हूं आप लोग को। सेक्टर का मतलब होता है बच्चा एक छोटा सा हिस्सा। तो कोई भी सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा निकालोगे तो वो सेक्टर बनेगा। मतलब अगर आप लोग को नहीं समझ में आ गया तो आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है बच्चों एंड सर्कल का पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे एक सेंटर है जिसको मैंने पॉइंट ओ करके बोला। एंड उसके बाद में बच्चों मैंने क्या किया मालूम है, आप लोग पिज्जा खाए हो बच्चों कभी जिंदगी में? ऑब्वियसली सभी लोगों ने खाया है। तो पिज्जा मतलब आप लोग एक टुकड़ा निकालते हो ना, क्या मैं बोल सकता बच्चा एक हिस्सा है बच्चा वो सर्कल का, बराबर ना? तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कुछ करने वाला। यहाँ पे दिख रहा है बच्चा एक पिज्जा का टुकड़ा निकाले जैसा मैंने यहाँ पे 2 रेडियस बना दिए एंड वो 2 रेडियस बनाने के वजह से मुझे यहाँ पे हिस्से बनते हुए दिख रहे हैं। अभी अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 2 हिस्सा बन रहा है। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे रेडियस को नाम देते हैं, ये है OP एंड OQ रेस्पेक्टिवली। तो इसके वजह से आपके सर्कल, एक पूरा का पूरा एक सर्कल था, वो सर्कल डिवाइड हो गया बच्चा अभी 2 हिस्सों में। दिख रहा है बच्चा? अब इनमें से कौन से हिस्से को सेक्टर बोलते हैं? तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं वो नीचे वाला जो दिख रहा है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। गलत, ये दोनों भी हिस्सा है बच्चा एंड हिस्सा ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसलिए ये दोनों भी जो आप लोग को दिखेगा यहाँ पे विल बी कॉल्ड एज द सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। तो बच्चा सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंट्रल एंगल बता दिया जो कि थीटा है एंड उसके वजह से बच्चा मैंने नीचे यहाँ पे एक आर्क बन गया बच्चा एंड वो आर्क था PQ, जिसको मैंने एक और पॉइंट डिनोट करके PMQ करके आर्क बता दिया एंड ऊपर भी एक PQ करके है, उसको मैंने यहाँ पे PBQ करके बता दिया। सो नाउ देयर आर 2 आर्क्स ओवर हियर, एक है माइनर आर्क और एक है मेजर आर्क। अगर आपको माइनर आर्क और मेजर आर्क के बारे में पता नहीं है बच्चों तो सर्कल में जाकर पढ़ लेना, वहां पे हम लोग ने माइनर आर्क और मेजर आर्क के बारे में पढ़ाई किया था, बराबर है। अब बच्चा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला हिस्सा जो मैंने यहाँ पे टर्कोइज ब्लू में दिखा दिया है वो नीचे वाला पार्ट, वो आप लोग का है बच्चा एक सेक्टर एंड दूसरा और एक सेक्टर है जो वहां पे मैंने ऑलमोस्ट एक क्रीम कलर में बता दिया, एक स्किन कलर में बता दिया बच्चों ऊपर, तो देख सकते हैं वो एक आप लोग का और एक हिस्सा हो गया सर्कल का। तो ये दोनों हिस्से आप लोग को जो दिख रहे हैं ये दोनों भी सेक्टर है। तो सबसे पहला जो नीचे वाला जो सेक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे? वी विल बी कॉलिंग इट एज द माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सबको पता है, फिर भी मैंने डेफिनेशन लिखा है। द सेक्टर ऑफ द सर्कल
enclosed by the two radii and the corresponding minor arc। अगर मैं माइनर आर्क और दो रेडियस के वजह से जो enclosed फिगर बनेगा मेरा एक, उसको क्या बोलेंगे, हम उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। अब माइनर सेक्टर यहां पे कौन सा है, जो नीचे वाला है। माइनर सेक्टर को लिखा कैसे जाता है बच्चों, ये भी लिखना आप लोग को, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनर सेक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय समथिंग लाइक दिस, कि आपको सबसे पहला सेंटर लेना पड़ता है, फिर आपको डैश करना पड़ता है, एंड फिर आप लोग जो माइनर आर्क था आप लोग का वो लिखना पड़ता है, मतलब O डैश PMQ, दैट विल बी कॉल्ड एज द माइनर सेक्टर। आपको माइनर सेक्टर ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ PMQ लिखा होता तो वो सेक्टर नहीं बनता, वो आर्क बन जाता। आपको यहाँ पे सेक्टर बना देने का है, तो O भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाद में डैश लिखना पड़ेगा। सिमिलरली बच्चा, ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है उसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे, विच इज नथिंग बट द सेक्टर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय अगेन द टू रेडियाई ओनली, बट इस बार द करेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। एंड इसलिए बच्चा यहाँ पे आप लोग को जो सेक्टर दिख रहा है मेजर सेक्टर, वो नाम क्या रहेगा बच्चा, उसका सेंट्रल एंगल के साथ O एंड बाद में आर्क PBQ। सो OPBQ इज द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज हाउ बच्चा यहाँ पे आपने दोनों भी सेक्टर्स के बारे में पढ़ाई किया। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में है वो माइनर सेक्टर निकालने के ऊपर है, मेजर सेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी एक आध दो है, आप लोग को वो भी समझना पड़ेगा। आज के सेशन में बस हम लोग यही पढ़ने वाले हैं क्या, बिल्कुल नहीं। टुडे सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट। चलो सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, इट्स गोइंग टू बी एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर का मतलब क्या बच्चा, जो सेक्टर हमने यहाँ पे बात किया है उसका एरिया निकालो। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालने का है वो बाद में आप लोग आराम से समझ पाओगे। आज हम लोग सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ने वाला है वो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर का ही पढ़ेंगे। उस चीज को समझाने के लिए ना बच्चा, चाहो तो मैं आप लोग को एक फॉर्मूला डायरेक्टली दे सकता था, बट नहीं, मैं आप लोग को यहाँ पे लॉजिकली बताने की कोशिश करूंगा कि जो एरिया ऑफ अ सेक्टर है वो निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल में डिराइव कैसे हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक सर्कल है, एंड सर्कल के नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है वो आप लोग का जो ब्लू में है वो आपका सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, एंड उसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए आपको किस किस की इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया। इस टेबल में सबसे पहले मैंने लिखा है बच्चा सेंट्रल एंगल, एंड दूसरे पार्ट में मैंने लिखा है बच्चा एरिया ऑफ अ सर्कल। अब एरिया ऑफ अ सर्कल नहीं लिखना चाहिए था, एरिया लिखा तो काफी होता, बट चलो ठीक है, हम यहाँ पे एरिया समझते हैं। अब सेंट्रल एंगल अगर मेरा 360 डिग्री होता, मतलब मेरा सेंट्रल एंगल 360 होता, तो मेरा एरिया कितना हो जाता बच्चा सर्कल का। जाहिर सी बात है, सभी लोगों को पता है एरिया ऑफ अ सर्कल व्हेन 360 डिग्री होता है इट इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर। हमने ये कॉन्सेप्ट बड़े बचपन में सीखा है। ओके, उसके बाद बट सेंट्रल एंगल अगर 360 होता तो आपका एरिया पाई आर स्क्वायर होता, बट मुझे यहां पे सेंट्रल एंगल कितना दिया है बच्चा, थीटा दिया है। तो अगर मेरा सेंट्रल एंगल थीटा होता तो मेरा एरिया कितना हो जाता भाई, वही तो एरिया ऑफ अ सेक्टर होता। तो मान के चलो एरिया ऑफ अ सर्कल बन जाता, या फिर एरिया ऑफ अ सेक्टर बन जाता A। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया? अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये सभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बराबर बोल रहे हो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले मैंने डायरेक्टली ऐसा बता दिया, क्या ये रेशो दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे? हाँ। देयरफॉर बच्चा 360 डिवाइडेड बाय थीटा will always be equal to pi r square divided by a। समझ में आ गया? बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, तो इनका रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा। सो 360 डिवाइडेड बाय थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू pi r square डिवाइडेड बाय a। यहां पे आपको किसका वैल्यू निकालना है? a का वैल्यू निकालना है, जो कि एरिया ऑफ अ सेक्टर को हमने यहां पे डिफाइन किया है। तो बच्चों कैसे होगा, अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं a को वहां पे शिफ्ट करूंगा और ये थीटा और 360 वहां पे शिफ्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, a विल बी इक्वल टू, आपका थीटा उधर जाएगा तो थीटा आ जाएगा वहां पे, 360 नीचे हो जाएगा तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। एंड इस हिसाब से बच्चों आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाता है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। कितना सिंपल फॉर्मूला ना बच्चा, थीटा और 360 को डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई करना है पाई आर स्क्वायर के साथ, जो कि एरिया ऑफ अ सर्कल था। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल पता होना चाहिए एंड आपको थीटा देना होना चाहिए, तब जाकर आप लोग एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाल सकते हैं। सो फार सो गुड बच्चा, ग्रेट। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ एन आर्क। अब लेंथ ऑफ एन आर्क का मतलब क्या बच्चों, अगर आपके पास यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है बच्चों, तो वो सर्कल में अगर आप लोग एक माइनर सेक्टर की बात करो तो माइनर सेक्टर यहाँ पे कौन है, OPMQ।
तो उस OPMQ में आप लोग को जो माइनर आर्क दिख रहा है, कौन सा आर्क है बच्चा? PMQ। उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ मतलब उसकी लंबाई कितनी है, वो अगर चेक करना रहेगा तो हम क्या करेंगे बच्चों? जरा दिमाग लगाओ। अभी मैंने यहां पे एक टेबल बना दिया एंड वो टेबल में फिर से मैंने सेंट्रल एंगल बता दिया। लास्ट टाइम हम एरिया निकाल रहे थे इसलिए मैंने एरिया बता दिया था। यहां पे बच्चा मुझे लेंथ निकालना है, तो डोंट यू थिंक बच्चा अगर मैंने यहां पे लेंथ ऑफ द आर्क के बारे में बात भी किया, तो अगर बच्चा सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है पूरा का पूरा सर्कल, तो लेंथ ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा? द लेंथ ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स सर्कमफरेंस, मतलब यहां पे 2πr बनेगा। तो अगर सर्कल 360 डिग्री राउंड मारता है तो उसका लेंथ कितना बन जाता है? 2πr बन जाता है। बट अगर मुझे सेंट्रल एंगल थीटा दिया रहेगा तो मेरा कितना रहेगा? सो लेट द लेंथ ऑफ द आर्क बी डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल। जहां पे वो ए था यहां पे हमारा एल होगा। सो सिमिलरली बच्चा फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब 360 डिवाइडेड बाय थीटा विल बी इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय एल। एंड सेम टू सेम प्रोसीजर करो बच्चों तो आपको मिलेगा एल विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पायर स्क्वायर के जगह पे 2πr आ जाएगा, बिकॉज यहां पे लेंथ निकाल रहे हैं। तो क्या ये दोनों सिमिलर फॉर्मूला है बच्चा? एकदम कंप्लीटली सेम लगते हैं फॉर्मूला? एब्सोल्युटली। वहां पे एरिया था इसलिए आपका थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया ऑफ अ सर्कल के साथ। यहां पे आपको लेंथ निकालना है इसलिए थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा लेंथ ऑफ द सर्कल के साथ, जो कि सर्कमफरेंस होता है, 2πr होता है। एंड दिस इज हाउ बच्चों आप लोग को ये दोनों फॉर्मूले भी समझ में आ गए। एंड बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल था। बट बच्चों एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स में जाएंगे। अब बच्चा मान के चलो आप लोग को है ना किसी ने तो एरिया निकालने को बोला, एरिया ऑफ अ सेक्टर, या फिर किसी ने आपको लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने को बोला, तो आप बोलोगे हम निकाल पाएंगे एरिया को फॉर्मूला। बट अगर आप लोग को थीटा का वैल्यू भी नहीं दिया रहेगा, तो मतलब सेंट्रल एंगल नहीं दिया रहेगा, तो क्या करोगे? तो निकाल पाओगे? आप बोलोगे कैसे निकाल पाएंगे? थीटा तो चाहिए हम लोग को, अदरवाइज वी कांट। हम निकाल सकते हैं। इस चीज को समझाने के लिए बच्चा मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा एंड इस कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चा रिलेशन बिटवीन एल एंड ए, मतलब रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस चीज को समझाने के लिए मैंने सेम टू सेम जो मैंने अभी फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला मैं यहां पे बता दूंगा। द फॉर्मूला इज a इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, एंड मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर दिया। उसके बाद में बच्चा मैंने यहां पे लेंथ का फॉर्मूला भी सिखाया था आप लोग को, तो अभी तो मैंने वो भी लिख दिया, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr, बट मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर 2 मार्क नहीं किया। इससे मैंने ना बच्चा एक इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr अगर रहेगा तो बच्चा थीटा अपॉन 360 कितना रहेगा? तो थीटा अपॉन 360 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? थीटा अपॉन 360 विल बी इक्वल टू L अपॉन 2πr हो जाएगा, बराबर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया आपने सर? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, यहां पे इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। तो आप देख सकते हैं बच्चा इक्वेशन नंबर 2 में जो आपको थीटा अपॉन 360 मिला है, वो थीटा अपॉन 360 जो कि L अपॉन 2πr मिला है, वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 के जगह पे आ जाएगा L अपॉन 2πr मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। एंड आप लोग देख सकते हैं बच्चा पूरी तरह से यहाँ पे थीटा गायब हो चुका है। सो थीटा हैज बीन एलिमिनेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशंस हो सकते हैं, जैसे पाई एंड पाई विल गेट कैंसल्ड एंड एक आर है वो ऊपर के आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चा? यहाँ पे a विल बी इक्वल टू ऊपर l बचेगा एंड ऊपर एक r बचेगा, तो LR डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ 2 बचेगा। एंड दिस इज हाउ बच्चों यू हैव गॉट वन मोर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ओवर हियर कि एरिया और लेंथ का रिलेशन क्या होता है। एंड एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू LR अपॉन 2, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आप लोग तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास लेंथ दिया हो, रेडियस दिया हो एंड आपके पास थीटा नहीं दिया हो, तो आप लोग ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। सो दीज आर दी 3 फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू कीप इट इन माइंड। एंड अगर आप लोग को ये तीनों फॉर्मूले समझ में आता है तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बच्चा क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.3 में आ चुके हैं। एंटायर 7.3 में जो 13 क्वेश्चन है, 13 वो पूरे एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ अ सेक्टर के आर्क के ऊपर ही है। तो पूरा का पूरा टॉपिक ही सेक्टर एंड आर्क के ऊपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया है बच्चा वो है
रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब आर का वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर देखे रखा है। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री। बच्चा मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल 54 डिग्री देखे रखा है। कितने लोगों को पता है बच्चे यहाँ पे उन्होंने लिखा है मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल? तो मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। ये वाला पार्ट हम लोग ने सीखा था बच्चा, कुछ याद आ रहा है आप लोग को? सबको पता होगा। इसलिए मेजर ऑफ एन आर्क अगर 54 रहेगा तो सेंट्रल एंगल भी 54 रह जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। समझ में आ गया? ग्रेट। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने बोला है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड बच्चा, फैंटास्टिक। थीटा का वैल्यू 54 है, डिवाइडेड बाय 360 है, मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू स्पेसिफिकली उन्होंने हम लोग को 3.14 लेने बोला है, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। अब बच्चों आज के सेशन में मैं क्या करने वाला हूं मालूम है? देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है ना, तो मैं हर चीजें आप लोग को बताते नहीं बैठूंगा, बिकॉज कैलकुलेशंस इज समथिंग जो आप खुद भी कर सकते हैं एंड वो फ्लेक्सिबल होता है। मैं यहाँ पे कुछ करूंगा वैसे ही आपको करना है ऐसा भी नहीं है ना, आप कुछ भी अलग भी कर सकते हैं तो भी आपको आंसर मिलेगा। सो कैलकुलेशंस थोड़े बहुत रहेंगे ना, तो मैंने वो कैंसिलेशंस नहीं बता दिया, आई एम लिविंग इट अपॉन यू। मैं डायरेक्टली इधर आंसर बता दूंगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बताने का काम मेरा है बच्चों, कैलकुलेशन करना एटलीस्ट उतना तो लीस्ट तुम लोग कर ही सकते हो। चलो यहाँ पे बच्चा 54 और 360 को कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, फिर 3.14 को 10 का स्क्वायर मतलब 100 होता है। तो अगर ये 54 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो सबको पता है बच्चा 3.14 और 100 मल्टीप्लाई होंगे तो 314 बनेगा। एंड फिर आप लोगों को 54 और 360 को भी कैंसिल करना पड़ेगा, आपको फाइनली एक आंसर मिलेगा बच्चा, एंड वो आंसर रहेगा 47.1। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन बच्चा, आपको 47.1 मिल जाएगा एंड दैट्स हाउ बच्चा आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर सर्कल इज 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर हियर एंड दिस इज हाउ बच्चा यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। कॉन्सेप्ट समझा बच्चा? इजी था, ग्रेट। अभी गोइंग फर्दर फॉर एन अनदर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 डिग्री एंड रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। आर्क का मेजर दिया है मतलब थीटा देके रखा है बच्चा, एंड थीटा कितना देके रखा है बच्चा? 80 डिग्री है, एंड यहाँ पे बच्चा रेडियस देकर रखा है 18 सेंटीमीटर। फिर से बच्चा ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसी है। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क पीएमक्यू देकर रखा है, तो पीएमक्यू अगर 80 डिग्री है तो थीटा भी बच्चा आप लोग का कितना हो जाएगा? पीओक्यू जो है थीटा, वो भी आप लोग का 80 डिग्री हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर सर्कल चैप्टर, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। तो आपका आर्क का मेजरमेंट और आपका सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट हमेशा सेम होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाई किया था, बराबर है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। उन्होंने हमसे इस बार लेंथ ऑफ द आर्क निकालने बोला है, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर था, पाई आर स्क्वायर नहीं। ओके, तो थीटा कितना है बच्चा? 80 है, 80 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय फिर से 2 इंटू स्पेसिफिकली 3.14 बोला है, मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू 18 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है बच्चों, 0 कैंसिल होगा, फिर 8 और 36 तो टेबल में नहीं आते, मतलब 8 के टेबल में 36 तो नहीं आता, बट ये 4 के टेबल में जरूर आते हैं। 4 2s आर एंड 4 9s आर, फिर ये 9 18 के साथ वहां पे कैंसिल हो जाएगा। सो कैंसिलेशंस बहुत सारे होंगे एंड आपको एक सिंपल सा आंसर मिलेगा बच्चा इसका, एंड द आंसर विल बी 25.12। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग करके देख सकते हैं। 25.12 मिलने के बाद लेंथ मिल गया, तो फाइनली आप लोग लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द आर्क इज 25.12 सेंटीमीटर, बिकॉज लेंथ है। तो यहाँ पे आप लोग ने एक 2 मार्क का सिंपल सा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो गोइंग फर्दर फॉर अनदर वन, प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हम थोड़ा सीरियल वाइज ही जा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल 3.5 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द आर्क 2.2 सेंटीमीटर। अभी ध्यान से सुनो बच्चों, रेडियस देकर रखा है 3.5 मतलब आर का वैल्यू देकर रखा है 3.5 एंड लेंथ ऑफ द आर्क बोला है, मेजर ऑफ द आर्क डिग्री में नहीं दिया है, लेंथ ऑफ द आर्क बोला है मतलब एल देकर रखा है। एंड इन्होंने हमसे मांगा है बच्चा एरिया ऑफ द सेक्टर। अभी एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला वैसे तो एक्चुअली यूजुअली होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे बच्चों आर का वैल्यू तो है बट थीटा का वैल्यू भी नहीं है, बट उसके जगह पे इन्होंने एल का वैल्यू दिया एंड दैट्स वेयर बच्चा हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आता है काम पे। एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू एल आर अपॉन 2। कुछ याद आ रहा है बच्चा आप लोग को? हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट रिलेशन में पढ़ा भी। एल आर अपॉन 2 में बच्चा एल का वैल्यू 2.2 है और आर का वैल्यू 3.5 है, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। जहां पे बच्चों आप 2 को 2.2 के साथ कैंसिल करके 1.1 बना सकते हैं
एंड वो 1.1 को आपको सिर्फ 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक सिंपल सा आंसर मिलेगा बच्चा, एंड दैट विल बी 3.85 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे 3.85 मिलेगा तो फाइनल आंसर विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर is 3.85 centimeter square because area बोला है, and this is how you complete this question as well, and it was as simple as that। अभी आप लोग को लग रहा होगा ना बच्चा कि वो थीटा से ये ज्यादा अच्छा है, this is more easier as compared to the थीटा वाले values because yes उसमें थोड़े calculations ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं एंड फॉर्मूला भी थोड़ा लंबा है, ये LR/2 करने से आपको आंसर मिल जाता है। so this is comparatively easier, so इसको अच्छी तरह से समझना बच्चा। ओके, नेक्स्ट वाला है प्रैक्टिस सेट 7.3 का। मैंने 5th क्वेश्चन लिया, 4th को थोड़ा स्किप किया हूं, बाद में ले लेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ अ सेक्टर देकर रखा है बच्चा एंड रेडियस देकर रखा है, लेंथ निकालने बोला है। डोंट यू थिंक बच्चा ये क्वेश्चन हमारे पिछले वाले क्वेश्चन से कंप्लीटली मैच करता है? सिर्फ इतना है कि उधर एरिया पूछा था, लेंथ दिया था, यहाँ पे उन्होंने लेंथ पूछा है, एरिया दिया है। तो यहाँ पे बच्चा अगर आप लोग को आर का वैल्यू और ए का वैल्यू ऑलरेडी पता है तो हमें पता है एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला तो LR/2 होता है सिमिलरली। तो बट बच्चा एरिया ऑफ द सेक्टर इस बार देके रखा है एंड वो है 30, तो 30 इज इक्वल टू LR, बट L का वैल्यू पता ही नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय R का वैल्यू 15 है, डिवाइडेड बाय 2। आप देख सकते हैं बच्चों, आप लोग को सिर्फ सारे चीजों को वहां पे शिफ्ट करना है। 2 उधर जाएगा तो 32 उधर हो जाएगा 60 और 15 उधर जाएगा तो 60/15 हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग को L का वैल्यू यहाँ पे 60/15 मिलेगा, 15 4s are 60 होता है, तो L का वैल्यू आप लोग को मिलेगा बच्चा 4 एंड दैट्स हाउ यू फाइनली राइट द आंसर। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पर्टिकुलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो 4 क्वेश्चन हम लोग ने अब तक किए बच्चों एंड बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट था ही नहीं इसमें, राइट। गोइंग फर्दर फॉर अनदर वन, प्रैक्टिस 7.3 का मैंने 4th क्वेश्चन अभी उठा लिया। तो वो है रेडियस ऑफ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर दिया है, एरिया ऑफ अ सेक्टर भी देकर रखा है, मतलब रेडियस दिया है पिछले क्वेश्चन जैसा ही, एरिया देकर रखा है 100। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब ये वाला पार्ट हम लोग ने सीखा नहीं है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। सर इसका फॉर्मूला तो आपने बताया ही नहीं है कि नहीं? मैंने कहा बताया, मैंने तो आपको माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया, मैंने मेजर सेक्टर का कहा फॉर्मूला बताया नहीं बताया। बट आप लोग जरा सोचो बच्चों, जरा दिमाग लगाओ, मैंने आपको पिज्जा दे दिया खाने को एंड उसमें से माइनर सेक्टर आपने निकाल लिया खाने के लिए, तो बचा हुआ एरिया जो है वो मेजर सेक्टर रहेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? तो क्या हम लोग यहां पे दिमाग लगा सकते हैं लॉजिकली कि एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, पूरा पिज्जा का एरिया में से मैंने एक माइनर सेक्टर को माइनस कर दिया तो मेजर सेक्टर बचा हुआ मिल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर अगर निकालना रहेगा तो मुझे यहां पे 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला एरिया ऑफ द सर्कल की जरूरत पड़ेगी जो हमें निकालना पड़ेगा, एंड दूसरा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी उन्होंने देखे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल सा। तो यहां पे बचा एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर, बराबर। करेस्पॉन्डिंग को CORR करके लिखा हो, आप उसको पूरा लिख लेना। यहां बचा एरिया ऑफ अ सर्कल, तो सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है, माइनस एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लिखते मत बैठना बच्चा, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू देके रखा है, वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। πr² में बच्चा आप लोग को पाई का वैल्यू डालना पड़ेगा, 3.14 है, और r² मतलब 10 का स्क्वायर बनेगा माइनस 100। पहला बॉडमास के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन में जाओ बच्चों, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर 100 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा, और उसमें से 100 को माइनस करना है। 314 को 100 माइनस करो तो आप लोग को मिलेगा 214, एंड ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। यहां पे आप लोग ने लिख लिया द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर is 214 centimeter squared, and this is how बच्चा you get an easy answer for an easy question, and it was as simple as that। हमने so far बच्चा 7.3 के 5 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी खत्म कर लिए, और 8 क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा 7.3 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेट्स सी और कितने इजी क्वेश्चंस हमारे स्लीव में है यहाँ पे। चलो प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 उठाया है। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है, बट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस पूछे हैं, तो एक एक करके हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी हो सकता है। इन द फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल 7 सेंटीमीटर देके रखा है, एंड यहां पे मेजर ऑफ आर्क एमबीएन 60 डिग्री देके रखा है। बच्चों मेजर ऑफ आर्क एमबीएन अगर 60 डिग्री है, तो आर्क का मेजर अगर 60 डिग्री होता है तो उसका करेस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सो यहां पे बच्चा एंगल MON जो है वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। रीजन है बच्चा डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क या फिर माइनर आर्क।
सिंपल है। तो आपको थीटा का वैल्यू मिल गया। सबसे पहला उन्होंने हमसे क्या मांगा है, एरिया ऑफ द सर्कल मांगा है, एरिया ऑफ द सेक्टर नहीं, सर्कल मांगा है। एरिया ऑफ द सर्कल बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहां बचा पाई आर स्क्वायर में मैंने पाई का वैल्यू 22/7 डाला है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें 3.14 डालो ऐसा बोला नहीं। एंड दूसरी बात बचा, मैंने क्यों 22/7 डाला, बिकॉज रेडियस 7 है तो कैंसलेशंस वेरी इजी हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर, 7 एंड वन ऑफ द 7 गेट्स कैंसल्ड, 22 इंटू 7 करो 154 मिलेगा। आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। आपका सबसे पहला आंसर तो खत्म भी हो गया। सेकंड वाला है बच्चा यहाँ पे एरिया ऑफ OMBN। बच्चा OMBN मतलब सेक्टर, एंड कौन सा है OMBN मतलब माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर को कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चा, इट इज थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब बच्चा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं यहां पे, प्लीज ध्यान से सुनना। वो कॉन्सेप्ट यह है कि थीटा का वैल्यू आपको 60 पता है और 360 ऑलरेडी दिया है, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर में फिर से पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू डाल के मत है। इस चीज के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि पाई आर स्क्वायर में आपको ऊपर 1 दिख रहा है बच्चा, वो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी निकाला एंड वो है 154। आप चाहो तो यहाँ पे रीजनिंग कर सकते हैं बच्चा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या फिर फ्रॉम 1, आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज ऑलरेडी आपने पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, वेस्ट मत करना अपना टाइम। तो यहाँ बच्चा 60 और 360 तो सबको पता है 1000 और 6000 होता है, तो 154 को 6 से डिवाइड करो, आपको थोड़ा डेसिमल में आंसर मिलेगा एंड दैट विल बी 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हिसाब से बच्चों आप लोग ने सेकंड वाला आंसर भी निकाला। अब बच्चों अगर आप लोग इसको जरा सॉल्व करते हो ना, मुझे ऐसा क्यों लगता है, अंदर से मुझे ऐसा फीलिंग है कि 154 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको 25.66666 करके नंबर मिले। तो उसको मिलने के बाद आप तो सोचोगे ना सर 25.7 क्यों किया, मैं तो होता तो 25.67 करता, बराबर ना। तो आप लोगों ने अगर 25.67 लिख के आए ना बच्चा तो भी चलेगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के पीछे 25.7 लिखने के वजह से मैंने भी 25.7 लिखा ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, बट 25.67 इज ओके। बट हाँ, ऊपर देखो बच्चा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बाद में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोला है, तो आपको बच्चा मेजर सेक्टर निकालते वक्त भी आपका वैल्यू थोड़ा बहुत हमारे वैल्यू से थोड़ा सा डिफर करेगा। अगर आप 25.67 लेते हैं तो आपका वैल्यू थोड़ा डिफर करेगा, बट दैट मच इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज डेसिमल के बाद हम लोग जो लिखते हैं वो आपका भी तो कहा रॉन्ग था, आप लोग को भी राइट है, हम लोग ने अप्रोक्सीमेट किया है। सो दैट इज कंप्लीटली फाइन बच्चा। 25.67 इज ओके, नॉट अ बिग डील, आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आप 25.7 भी लिख सकते हैं। अच्छा, थर्ड वाला है बच्चा यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बिकॉज OMCN बोला है एंड सबको पता है बच्चा एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर, जो कि OMBN है। यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल तो हमें मिला है 154 एंड मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर मिला है बच्चा 25.7, आपको 25.67 मिला होगा तो लिख लेना। एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलेगा 128.3। आपका यहाँ पे 0.3 में भी थोड़ा बहुत कुछ डेसिमल में अलग दिखेगा आपको, बट दैट इज एक्सेप्टेबल। 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज हाउ बच्चों आप लोग ने एक सिंपल सा क्वेश्चन 3 मार्क का या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आप लोग ने अटेम्प्ट कर लिया है एंड इट वॉज एज सिंपल एज दैट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10। डायरेक्टली जंप मार लिया मैंने 10 में, 6 क्वेश्चन हो गए एंड मैं डायरेक्टली जंप मारता हूं 10 पे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा इजी था। रेडियस ऑफ अ सेक्टर देके रखा है बच्चा 7 सेंटीमीटर। इफ मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज, यहां पे बच्चों देखो मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर क्या क्या देकर रखा है आप लोग को, मतलब मेजर ऑफ द आर्क मतलब ही एक तरह से सेंट्रल एंगल का वैल्यू दिया। थीटा के वैल्यू यहाँ पे 3 है। सबसे पहले थीटा का जो वैल्यू आप लोग को देखे रखा है वो है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग को एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है ईच केस में। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में ना असाइनमेंट देना चाहिए था आप सभी लोगों को। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा बिकॉज ये क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। यहाँ पे एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला बचा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, जहां पे थीटा बदलते रहेगा हर क्वेश्चन में, बाकी सब चीजें सेम रहने वाले। मतलब 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई का वैल्यू मैंने यहाँ पे 22/7 रखा बिकॉज रेडियस 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से बच्चों कैंसलेशंस करो, 0 0 गेट्स कैंसल, 3 1 जार 3, हाउ मच दैट 12 जार हो जाएगा, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, सारी चीजें तो कैंसिल हो रही है बच्चों। एक डेसिमल में आंसर मिलेगा 12.83 करके, खत्म। आप लोग को 12.83 मिला बच्चा, तो सबसे पहला आंसर मिल गया द एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होता तो 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही बच्चों आप लोग को बाकी के 2 भी ट्राई करने हैं। मतलब सेकंड वाला अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो थीटा का वैल्यू 210 है
अगर 210 है बच्चों तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, फिर से सेम। एंड यहाँ पे आप लोग थीटा के जगह पे 210 डालोगे तो आप लोग को मिलेगा बच्चा 210 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर। फिर से बच्चा वही चीज है, 0 0 गेटिंग कैंसल्ड, 3 के टेबल में जा रहा है, 3 7 जार 3 12 जार, सारे 7 और 7 इधर का कैंसिल हो रहा है, तो सारी चीजें तो कैंसिल हो रही है बच्चा। तो आप लोग को यहाँ पे मिलेगा 89.83 करके वैल्यू, एंड 89.83 जो मिल रहा है वो फाइनल आंसर रहेगा। द एरिया ऑफ द सेक्टर इन दिस केस इज 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। लास्ट वाला जो क्वेश्चन बोला है बच्चा 3 राइट एंगल्स करके बोला है बच्चा। 3 राइट एंगल्स, एक राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ अ 1 राइट एंगल? 90 डिग्री। तो अगर 3 राइट एंगल्स बोले हैं तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 3 बोला है उन्होंने। तो उन्होंने यहाँ पे आपको ठीक से डायरेक्टली ऐसा नहीं यहाँ पे मेंशन किया है, कुछ भी आप लोग को समझना था। तो 3 राइट एंगल्स मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे 270 देकर रखा था, दैट्स द ओनली थिंग, एंड बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम बच्चों। द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, थीटा का वैल्यू 270 हो जाएगा, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। फिर से 3 के टेबल में जाएंगे, ये सारे चीज है, 0 0 कैंसिल होगा, 27 और 36 बोल दीजिए टेबल ऑफ 3 क्या, यहाँ तो 9 के टेबल में भी जा रहा है, 9 3 जार 9 4 जार एंड एवरीथिंग, एंड देन यू कैन कैंसिल आउट एवरीथिंग एंड यू गेट द आंसर इन द डेसिमल, दैट इज 115.5 करके। एंड फाइनली आप लोग लिख सकते हैं बच्चा द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज हाउ बच्चों दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। ये क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बाकी सारी चीजें तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट पेस में पढ़ा है। मुझे पता है आप सभी लोगों को तो इसकी जरूरत भी नहीं थी, स्पेशली वो 3 राइट एंगल्स वाला पार्ट है वही सिर्फ जरूरत पड़ी होगी, बाकी सारे चीजें तो आप लोगों को पता ही होगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। चलो गोइंग फर्दर फॉर अनदर वन बच्चा, प्रैक्टिस सेट 7.3 में डायरेक्ट 11th में जा रहा हूं। अभी बीच में कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए अभी फिलहाल के लिए। द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, फिर से एरिया ऑफ अ सेक्टर देकर रखा है मतलब ए देकर रखा है 3.85, सेंट्रल एंगल मतलब थीटा देकर रखा है 36 डिग्री, एंड आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालने बोला मतलब आर। आपको नहीं लगता बच्चा सेम टू सेम वही फॉर्मूला आने वाला है, एरिया ऑफ द सेक्टर ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, बट सिर्फ फर्क इतना है कि इतने टाइम से वो लोग हम लोग को एरिया निकालने को बोलते थे एंड रेडियस ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, अभी उन्होंने एरिया देकर रखा है एंड हमको रेडियस निकालना है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन सच में बताओ तो बहुत सिंपल होते हैं। इसमें क्या करना है आपको, एरिया का वैल्यू देकर रखा है बच्चा 3.85 इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू 36 है अपॉन 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू आप लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने 22/7 डाल दिया, मल्टीप्लाइड पे बच्चा यहाँ पे आर स्क्वायर। अगर आप लोग को पाई क्या डालना है समझ में नहीं आ रहा है तो आप पाई को पाई रख सकते हैं फिलहाल के लिए, बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जब आपको लगता है कि यहाँ पे 22/7 इज द राइट ऑप्शन। मुझे पहले से ही पता था इसलिए मैंने डाल दिया, आप चाहो तो उसको पाई को पाई ही रखो, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। ओके यहाँ पे बच्चा आर स्क्वायर का वैल्यू वैसे ही रहेगा। देन इफ यू हैव अ वेरी केयरफुल लुक बच्चा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा डेंजरसली इन्वॉल्व है बच्चा, तो 36 और 360 एक दूसरे के साथ कैंसिल करके 10 देगा एंड वहां पे 1/10 हो जाएगा, जो उधर जाएगा तो 38.5 बनेगा। सो आपको यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू अगर आप पूरी तरह से सॉल्व करते हो ना बच्चों, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर लिया बच्चा, थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लेना। आर स्क्वायर का वैल्यू आप लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा 12.25, बट जो बच्चों ये जो आंसर आपको मिला है यहाँ पे आर स्क्वायर का, वो तो आर स्क्वायर है ना, मुझे तो यहाँ पे आर का वैल्यू चाहिए। अब जरा सोचो बच्चों, आप लोग ने वैदिक मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही किया ही होगा, सबसे पहले बहुत पहले आपको पता होगा बच्चा कि 12.25 ये किसका स्क्वायर है। अगर नहीं पता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। हमें सभी को पता है बच्चा यहाँ पे लास्ट में 25 है, मतलब ये स्क्वायर किसी ना ऐसे नंबर का है जिसका लास्ट नंबर 5 है, एंड वो 12 होता है बच्चा, वो कैसे 3 4 12 होता है, तो 3 हैज कम ओवर देयर, 3 4 तो इसका आंसर रहेगा बच्चा 3.5। तो आपको आर का वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है वो है 3.5 एंड दैट्स हाउ यू गॉट द आंसर फॉर दिस। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हैं, आपको 3.5 करके ही मिलेगा। 3.5 मिला, रेडियस मिल गया, फाइनल स्टेटमेंट लिख लो बच्चों, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी तरह का डिफिकल्टी इसमें आप लोग को फेस होनी नहीं चाहिए। ओके गोइंग फर्दर फॉर अनदर वन 7.3। अभी आ गए हम लोग थोड़ा सा पीछे, 9th क्वेश्चन में किए हैं। 9th क्वेश्चन है बच्चा, इन द फिगर इफ एरिया ऑफ PABC दिख रहा है बच्चा, मतलब माइनर सेक्टर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर
रेडियस ऑफ द सर्कल देके रखा है 14 सेंटीमीटर। चलो लिख लेते हैं बच्चा, एरिया यहाँ पे कितना देके रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस देके रखा है 14 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल एपीसी। अब बच्चों अगर उस डायग्राम को देखोगे तो ऐसा आइडिया आता है ना कि बच्चा यहाँ पे जो एंगल बना है एपीसी वो 90 डिग्री होगा, बट डायग्राम देखकर ऐसा धोखा नहीं खाने का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता बच्चा। सो लेट्स राइट नाउ रहने दो इसको, देखते हैं, वही तो हमें फाइंड करना है, चेक करते हैं 90 डिग्री आता है कि नहीं। एंगल एपीसी का वैल्यू निकालने बोला है, मतलब एक तरह से सेंट्रल एंगल निकालने बोला है, मतलब थीटा का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे एरिया देकर रखा है सेक्टर का, तो उसी का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। जहां पे बच्चों जरा ध्यान से देखो, आप लोग को यहाँ पे एरिया ऑफ पीएबीसी देके रखा है 154 इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू पता है क्या, उल्टा वही फाइंड करना है अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय बच्चा अगर आप रेडियस को देखोगे 14 है तो आप यहाँ पे 22/7 डाल सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 14 स्क्वायर। बच्चों जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग को जो 14 दिख रहा है 14 इंटू 14 7 14 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाद में ये 22 वगैरह को उधर लेके जाओगे तो 22 के टेबल में भी 154 आ जाता है, सारे चीजें कैंसिल हो जाएंगी। आपको यहाँ पे थीटा का एक बड़ा सा सिंपल आंसर मिलेगा, मस्त आंसर मिलेगा, एंड दैट विल बी 154 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 14। यहाँ पे तो मैंने करके भी दिया आप लोग को सब कुछ, जरा चेक करो बच्चे यहाँ पे 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 कैसे हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चा 154 और 360 तो गया उधर, तो वो 7 ने 14 को कैंसिल कर दिया, 2 मिला और एक 14 ऑलरेडी था तो वो उधर गए। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 चेक करो ना बच्चा, इसका आंसर कितना मिलेगा। बड़ा सिंपल सा आंसर है, करके देखो कितना मिलेगा वो आंसर आप लोग बता दो मुझे। थीटा इज इक्वल टू आपको मिलना चाहिए 90 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट हम लोग को डायग्राम देखकर भी लगा था कि 90 डिग्री जैसा ही मिल रहा है। एब्सोल्युटली बच्चा इसका आंसर 90 डिग्री था। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे लिख पाओगे बच्चा, देयरफॉर एंगल एपीसी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। ये हो गया आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चा लेंथ ऑफ आर्क एबीसी। अब बच्चा लेंथ ऑफ आर्क एबीसी जो निकालना है बच्चा यहाँ पे, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चा। लेंथ ऑफ आर्क एबीसी मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, अभी मैंने थीटा तो निकाला, बट बच्चा लेंथ ऑफ आर्क एबीसी के लिए मैंने यहां पे जो फॉर्मूला यूज किया है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। सबसे पहले जस्ट आस्क योरसेल्फ आउट बच्चों, अपने आप को पूछो क्या ये मैंने जो फॉर्मूला यहां पे लिख के आपको दिया है क्या ये जरूरी था क्या। जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड थिंक ऑफ इट, एंड उसके बाद में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, मैंने जानबूझकर किया, अब कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं बच्चा इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। यू कैन डेफिनेटली टेल मी, लेंथ ऑफ आर्क एबीसी बोला है यहाँ पे, पूछा है, तो आप लोग को ऑल्टरनेटिव मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो थीटा का वैल्यू 90 है, 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। तो यहाँ पे बचा 2 पाई आर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। यहाँ बचा 90 1 जार 90 4 जार हो जाएगा, एंड 2 1 जार 2 2 जार हो जाएगा, 7 1 जार 7 2 जार हो जाएगा, फिर से 2 2 कैंसिल हो जाएगा। मैंने तो ओरली बता दिया, इसका आंसर मुझे 22 मिला है। आप चेक करो बच्चों, आप लोग को अगर दूसरा कोई मेथड मिला होगा तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एट द सेम टाइम वो भी लिख सकते हैं आप लोग वहां पे कि आपको भी उस मेथड से 22 ही मिला है। ओके, सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम एवरी स्टूडेंट्स। लेट्स सी ओवर हियर सबको 22 मिलता है कि नहीं। चलो लेंथ ऑफ आर्क एबीसी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। In the figure, radius of the circle is 3.4 and perimeter of the sector PABC is equal to 12.8. Find area of PABC. अब बच्चा ये इंटरेस्टिंग सवाल है, अब थोड़ा सा आराम से हम लोग संभल कर यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। We will go slow for this question. In the figure, radius of the circle is 3.4 सेंटीमीटर, जो कि देखे रखा है। पेरीमीटर, बच्चा पेरीमीटर का डेफिनेशन पता है आप लोगों को क्या होता है? पता है ना, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी बाउंड्रीज, जो भी बाउंड्री बने हुए रहते हैं उसका सारे चीजों का एडिशन। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, क्योंकि ये बाउंड्री थे 4 टाइम्स साइड। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड, बिकॉज लेंथ 2 है और ब्रेड 2 है, ये सब कुछ बाउंड्री बन रहा है, तो सबको पता है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला है। आप जरा सेक्टर को ध्यान से देखो, PABC, तो आप लोग को वहां पे बाउंड्रीज कितने दिख रहे हैं? 3 बाउंड्रीज दिख रहे हैं। वो सेक्टर बना है 3 बाउंड्रीज की वजह से, एक है PA, दूसरा है PC एंड तीसरा है ABC। दिखा बच्चा आर्क ABC।
तो अगर उन्हें पेरीमीटर बोला है तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर PABC 12.8 सेंटीमीटर जो दिया है, तो पेरीमीटर का मतलब हो जाएगा बच्चा, इट विल बिकम लेंथ ऑफ PA प्लस लेंथ ऑफ PC प्लस द लेंथ ऑफ यहाँ पे आर्क ABC, एंड दैट विल बिकम 12.8। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, सबको समझा। दिस बाउंड्री प्लस द आर्क वाला बाउंड्री, पूरा पेरीमीटर बन गया। जहां पे लेंथ ऑफ PA जो है, जो कि एक रेडियस है, 3.4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ PC जो है वो भी 3.4 हो जाएगा, एंड लेंथ ऑफ आर्क ABC जो हमें नहीं पता है उसको वैसे ही रहने दो, एंड इज इक्वल टू 12.8 हो जाएगा। अब 3.4 और 3.4 का एडिशन हो जाता है 6.8, एंड 6.8 वहां पे जाएगा तो हो जाएगा -6.8। 12.8 से 6.8 को माइनस करो, आपको मिलता है आंसर 6 सेंटीमीटर करके। आपने यहां पे लेंथ ऑफ आर्क ABC 6 सेंटीमीटर निकाल भी दिया। बड़ा सिंपल था। बट क्या हमें यहां पे लेंथ निकालने बोला था क्या? बिल्कुल नहीं। इन्होंने हमसे बोला था बच्चा एरिया निकालने को सेक्टर को। अब बच्चा एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए वैसे तो θ/360 वाला फॉर्मूला यूज होता है, बट क्या जरूरी है? नहीं। यहां पे बच्चा लेंथ ऑफ आर्क मिला है L और यहां पे रेडियस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है R, तो LR/2 का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क ABC L जो है वो 6 मिला है तुम्हें। ऊपर देखो बच्चा, वही L था आपका, लेंथ ऑफ आर्क था, मल्टीप्लाइड बाय R का वैल्यू 3.4 है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। बड़ा सिंपल सा चीज है बच्चा, 2 1 जार 2 3 जार करो, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 कर लो, आपको आंसर मिल गया। तो यहां बच्चा आप लोग को आंसर मिलेगा 10.2 करके। दैट्स योर फाइनल आंसर बच्चों। द एरिया ऑफ द सेक्टर PABC इज इक्वल टू 12.2 centimeter square, and this is how you complete this question as well, and it was as simple as that। वो सेक्टर देखकर, वो जो पेरीमीटर देखकर हमें थोड़ा डर लगा था, इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा होगा। बट अगर किसी बच्चे को वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बाकी सारे चीजें तो बड़ा सिंपल सा है। ओके, चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं यहाँ पे। वो है, इन द फिगर O is the center of the sector। आप लोगों को बच्चों यहाँ पे सर्कल ना दिखा के एक सेक्टर ही दिखा दिया है बच्चा, एक पिज्जा का टुकड़े जैसा दिख रहा है। बट यहाँ पे बच्चों आप लोग को टोटल कितने सेक्टर्स दिख रहे हैं? यहाँ पे दो सेक्टर है। एक सेक्टर है ORXQ और दूसरा सेक्टर है OMYN। एक बड़ा सेक्टर है और एक छोटा सेक्टर है, बट इसको मैं माइनर और मेजर सेक्टर नहीं बोलूंगा बच्चा, ये दोनों भी माइनर सेक्टर्स है, अलग अलग सर्कल्स के। ओके, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर, दोनों का भी सेक्टर का एक कॉमन सेंटर है O। एंगल ROQ और एंगल MON तो सेम होने वाला है, एंड वो 60 डिग्री है। ओके, तो थीटा देके रखा है दोनों का भी, सेंट्रल एंगल। OR का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस नंबर 1 का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, एंड OM का वैल्यू 21 सेंटीमीटर, रेडियस नंबर 2। अब किसको रेडियस 1 बोलना है, किसको रेडियस 2 बोलना है, ये आपकी मर्जी है। किसी एक को R1 बोलना, किसी एक को R2 बोलना, आपकी मर्जी है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क RXQ एंड आर्क MYN, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है आपको। लेंथ निकालना है, एरिया नहीं। तो सबसे पहला बचा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री देकर रखा है मैंने। यहाँ पे OR जो है, जो सबसे पहला आप लोग का सेक्टर है, उसका रेडियस OR, उसको मैंने R1 बोला, जिसको 7 सेंटीमीटर बोला। एंड फिर OM जो है, जो कि सबसे बड़े सेक्टर का, यहाँ पे जो बड़ा सेक्टर है उसका रेडियस हो जाएगा, उसको मैंने R2 डिनोट किया, एंड 21 सेंटीमीटर निकाला। अब उन्होंने सबसे पहला हम लोग से लेंथ निकालने बोला है RXQ। अब बच्चा RXQ मतलब अंदर वाला जो सेक्टर है उसका आर्क, तो जाहिर सी बात है वहां पे फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 मल्टीप्लाइड बाय, क्या हो जाएगा बच्चा, 2πr तो होता है बट 2πr1 हो जाएगा, क्योंकि हम अंदर वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं, वहां पे रेडियस R1 था, राइट। θ/360 मतलब 60/360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली वही बोला है। मल्टीप्लाइड बाय R1 का वैल्यू 7 है, 7 गेट्स कैंसल्ड, आपको पता है 60 1 66 जार होगा, 2 1 2 3 जार होगा, आपको 22 को 3 से डिवाइड करना है। आपको आंसर थोड़ा सा एक डेसिमल में आ जाएगा, बट 7.3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। दैट्स हाउ यू गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस। अब यहाँ पे 7.3 मिलने के बाद में आप लोग को पूछा क्या है, एक्स्ट्रा क्या पूछा है, उन्होंने आर्क MYN भी पूछा है। तो सेम टू सेम लेंथ ऑफ आर्क MYN का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, θ/360 मल्टीप्लाइड बाय, बट 2πr1 नहीं होगा, 2πr2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 2 है उसका, OM करके। उसका बचा θ/360, तो 60/360 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आपका R2 का वैल्यू है, वो होगा कितना बच्चा, 21 देख रहा है। मतलब बच्चा बेसिकली एक आंसर बोल सकते हैं कि जो भी आंसर आपको ऊपर मिला है, इधर 7 था, इधर 21 है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग को मिलेगा बच्चा 22 सेंटीमीटर करके, एंड दैट्स हाउ यू गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। इसका 22 मिलना बड़ा सिंपल था बच्चा, 60 1 66 जार
आप लोग देखोगे तो 2 1s are 2 3s are, ये 3 और नीचे 7 है, 7 3 21, वो 21 कैंसिल कर देगा, आपको मिलेगा 22। बड़ा सिंपल सा आंसर है, ऊपर वाले का सिर्फ डेसिमल में मिल रहा है, तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर मिलेगा। एंड दिस इज हाउ बच्चा यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखना ना भूले, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू कितना है एंड लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन कितना है, दोनों भी यहाँ पे लिख लिया है, 7.3 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। सिंपल है ना बच्चा। चलो अभी 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन तो हमने ले लिया था ऑलरेडी, पहले ही हो गया। अभी 12th क्वेश्चन में आ गए। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, if PQ is equal to 14 centimeter, QR is equal to 21 centimeter, find the areas of the parts X, Y and Z। अब बच्चा ये क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल सा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज पूरा इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दिया है। अगर आप लोग यहाँ पे रेक्टेंगल को देखोगे तो रेक्टेंगल में बच्चा सबसे पहला वाला जो यहाँ पे वो X वाला पार्ट दिख रहा है जिसका एरिया निकालने बोला है, तो आप लोग देख सकते हैं बच्चा वो एक तरह का सेक्टर है। तो आपके पास X जो है वो सेक्टर है, उसके बाद में Y जो दिख रहा है आप लोग को वो भी सेक्टर है, एंड जो Z निकालने बोला है ना बच्चा वो कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक कुछ भी नहीं है, वो कौन सा टाइप का शेप है, वो कोई शेप नहीं है वहां पे, तो इट्स लाइक अ रैंडम शेप ओवर हियर। अब उसका एरिया कैसे निकालना है विल बी अ चैलेंज फॉर यू, बट X एंड Y का एरिया कैसे निकालना है बाय हाथ का खेल हो गया। अब बच्चा X का जो कि सेक्टर है उसका एरिया निकालने के लिए आपको थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल होने की वजह से 90 होने वाला है, सिंपल। उसके बाद में आप लोग के पास वहां पे रेडियस का वैल्यू आना चाहिए। अभी देखते हैं बच्चों यहाँ पे इन्होंने रेडियस देके रखा है कि नहीं, एंड यहाँ पे भी फिर से दो रेडियस यूज होने वाले हैं, रेडियस 1 एंड रेडियस 2 सॉरी। तो यहाँ पे रेडियस 1 और रेडियस 2 यूज होने वाला है। लेट्स सी हम लोग किसको रेडियस 1 बोलते हैं, रेडियस 2 बोलते हैं। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल, PQ का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। जरा ध्यान से देखो बच्चों, PQ का वैल्यू 14 है तो क्या बोल सकता है, वो एक तरह के बड़े वाले जो यहाँ पे सेक्टर है उसका रेडियस बन गया। वेरी गुड। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे PQ जो है उसको मैंने रेडियस 1 बोला जिसको मैंने 14 सेंटीमीटर बोल दिया, एज सिंपल एज दैट। बट अब बच्चा 14 सेंटीमीटर होने के बाद क्या मुझे R2 का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं, यहाँ पे उन्होंने R2 का वैल्यू दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों, R2 का वैल्यू नहीं दिया है बट हम लोग को QR का वैल्यू देकर रखा है। अब बच्चा QR हो गया यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, बट आपको नहीं लगता बच्चा वो QR में ऑलरेडी वहां पे एक नाम देते हैं हम लोग थोड़ा नीचे, तो वो भी एक है ना, वो नीचे वाला जो पार्ट आप लोग को दिख रहा है वो भी एक रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल तो आप लोग को मिला है, रेडियस ऑफ द सेक्टर यहाँ पे कितना मिला था बच्चा ऑलरेडी 14 सेंटीमीटर मिला था। PQ 14 है तो नीचे वाला भी वो 14 ही रहेगा, एंड ये टोटल आप लोग को देकर रखा है 21 सेंटीमीटर, तो टोटल 21 है जिसमें से ये 14 है, तो बचा हुआ जो रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा, इट विल बिकम 21 माइनस 14 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो यहां बच्चा मैं बोल सकता देयरफॉर R2 विल बी इक्वल टू 21 माइनस 14 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल है। तो आपको R1 का वैल्यू भी मिल गया, आपको R2 का वैल्यू भी मिल गया। बड़ा सिंपल सा चीज था बच्चा। डिड यू रियली अंडरस्टैंड? ओके, अभी आप लोग को क्या करना है बच्चा, सबसे पहले उन्होंने बोला हम लोग को X, Y, Z के एरियाज निकालने हैं। पहला X का एरिया निकालते। X का एरिया मतलब एरिया ऑफ X विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा है बच्चों आप लोग का 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू मैंने यहाँ पे 22/7 लिया बिकॉज सबको पता है बच्चा R1 आपको यहाँ पे R1 स्क्वायर है तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर। फिर से बच्चा 91 94 करो, सिंपल सा है। 7 के टेबल में 14 आता है बट 14 दो है, 7 2 कर लो। उसके बाद में उसको और कैंसलेशन करते जाना, आप लोग को आंसर मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बड़ा सिंपल सा आंसर मिल जाता है, ट्राई करके देखो। ये हो गया आप लोग का सबसे पहला आंसर। उन्होंने बाद में बोला x निकालने के बाद y भी निकालो। अब y का वैल्यू हो जाएगा बच्चा कितना, फिर से सेम फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर 2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा फिर से सेक्टर है बट इस बार रेडियस आपका 2 है, तो यहाँ बच्चा फिर से 90 अपॉन 360 आ जाएगा बिकॉज सेंट्रल एंगल 90 है, एरिया ऑफ एंगल ऑफ रेक्टेंगल है, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। फिर से 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आपका R2 का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर। 7 एंड 1 ऑफ द 7 गेट्स कैंसल्ड, 91 94 करना पड़ेगा। फिर आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप लोग को यहाँ पे आंसर मिलेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डेसिमल में आंसर मिल रहा है बट बड़ा सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे आपको y का वैल्यू भी मिल गया। अब बच्चों थर्ड वाला जो पार्ट है जो कि z है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है बट जरा सोचो, जरा दिमाग लगाओ। ये जो z है बच्चा, बचा हुआ जो पता नहीं कौन सा अजीब सा ही फिगर है, अब उसका एरिया तो निकाल नहीं सकते डायरेक्टली बिकॉज वो कोई शेप ही नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है बच्चा। z का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेना पड़ेगा पहला।
उसमें से मुझे जो x वाला पार्ट मिला है वो माइनस करना पड़ेगा, एंड फिर उससे मुझे y वाला जो पार्ट मिला है वो भी माइनस करना पड़ेगा। मतलब पूरे रेक्टेंगल एक पिक्चर है, उस पिक्चर में से एक x को निकाल दो और y को निकाल दो, तो बचा हुआ जो कोई भी रैंडम फिगर होने दो, उसका आंसर मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा आंसर है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है बच्चा, जो मैंने 21 मल्टीप्लाइड बाय 14 बोला है, बिकॉज ऊपर देखो बच्चों QR 21 था एंड PQ 14 था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे माइनस x का वैल्यू हमें मिल गया था 154, चेक कर सकते हैं पीछे, माइनस y का वैल्यू आपको 38.5 मिला है, ऊपर ही देख सकते हो। 21 मल्टीप्लाइड बाय 14 करो, आप लोग को कुछ एक आंसर मिलेगा, उसको 154 के साथ माइनस करो, फिर उसको 38.5 के साथ माइनस करो, आपको आंसर मिलेगा 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर बच्चा, चेक करके देख सकते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप लोग को यही मिलेगा। एंड फाइनली आप लोग लिख सकते हैं बच्चा, द एरियाज ऑफ पार्ट्स x, y एंड z आर 154, 38.5 एंड 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। And this is how you end this question as well, and it was as simple as that. आपने देखा बच्चा, देखते देखते 12 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हो गए, अभी एक और क्वेश्चन बाकी है यहाँ पे, एंड 7.3 खत्म हो जाएगा। मतलब सिर्फ लेंथीनेस पे मत जाना कि कितने सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन तो बड़े सिंपल थे। ओके 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चा जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने के लिए बड़ा डिफिकल्ट लगता है, चार क्वेश्चन पूछे हैं, बट है तो बड़ा सिंपल। चलो, ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समझते हैं ना बच्चों? यस, व्हेन ऑल द साइड्स आर सेम एंड एंगल क्या होता है बच्चा? 60 डिग्री। LM इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अगर LM 14 है तो बाकी सारे साइड्स भी कितने हो जाएंगे? 14 सेंटीमीटर। एज शोन इन द फिगर, 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विद वर्टिसेस एज सेंटर्स एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा है बच्चों, आप लोग को एक सेक्टर दिख रहा है, आप लोग को देखो है ना, 2 रेडियाई और सेक्टर। ऊपर भी ऐसा ही हो रहा है, 2 रेडियाई और सेक्टर। यहाँ पे बच्चा 2 रेडियाई और सेक्टर, मतलब 3 सेक्टर्स आ चुके हैं वहां पे। एंड वो तीनों भी सेक्टर के बच्चा सेंटर्स, तो जो उनका वर्टिसेस है वो सेंटर है, मतलब सारे सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होने वाले। पहली बात, मतलब एवरी सेक्टर का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, एंड उनका रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है। मतलब आपको नहीं लगता बच्चा यहाँ पे सारे सेक्टर्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है? जाहिर सी बात है कि नहीं? सबसे पहले उन्होंने हमसे फाइंड करने क्या बोला है बच्चा? उन्होंने बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN निकालो। बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN मतलब एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN में बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता तो है बच्चा, रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ पे आपके पास बेस है। अब ये हाइट निकालने की कोशिश करते बैठोगे तो टाइम पास हो जाएगा। अब हाइट निकाल सकते हैं बच्चा बाय 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, आप कर सकते हैं, बट इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको बताता हूं बच्चों, आप लोग ने ये पढ़ाई किया था पहले, आप लोग को ये पता होना चाहिए दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एक फॉर्मूला हुआ करता था, विच वाज √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं समझना है और बोल रहा है नहीं कर रहा है, तो 30, 60 से कर सकते हैं क्या? बेशक कर सकते हैं बच्चों। हाइट निकालना पड़ेगा साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री एंड कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर आपको पता है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4, √3/2 नहीं, √3/4 ऑफ द साइड स्क्वायर, तो बड़ा सिंपल सा है एंड आप लोग ऐसा कर सकते हैं। √3/4 साइड स्क्वायर मतलब बच्चा √3/4 इंटू साइड का वैल्यू देकर रखा 14, तो यहाँ पे 14 है, मतलब LM का स्क्वायर जो कि 14 ही होने वाला है, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 14 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 है। यहाँ पे आप लोग को है ना बच्चा एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, एंड हम लोग माफी चाहते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ पे है ना, ये स्टेट बोर्ड वाले भी ना कभी कभी ऐसा फालतू का करते हैं कि कुछ बोल नहीं सकते इसमें। इफ यू हैव अ वेरी केयरफुल लुक बच्चा, यहाँ पे आप लोग को √3 जो दिख रहा है, ये √3 का वैल्यू आपको थोड़ी ना हमेशा याद रहेगा, मतलब ये सारी चीजें याद दिलवाना ही गलत है। या तो उन्होंने √3 का वैल्यू यहाँ पे देखे रखना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं देखे रखा है, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ देम। √3 का वैल्यू आप लोग बच्चों, मेरे साइड से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है टू ऑल द स्टूडेंट्स कि √3 का वैल्यू आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था, उसका आंसर 1.73 था, आपको याद है बच्चा? तो 1.73 को आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, दैट विल बी √3 का वैल्यू। आप लोग को थोड़ा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे बच्चा, यू विल बी गेटिंग द आंसर एट 84.77। अब बच्चों टेक्स्ट बुक के पीछे जाकर देखना, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, 84.77 के जगह पे उन्होंने 84.87 लिखा है। आप सोच में पढ़ रहे होंगे ऐसे कैसे हुआ, 84.87 कैसे हुआ? एक्चुअली आप लोगों को पता है वहां पे उन्होंने √3 का वैल्यू भी जो है ना बच्चा, √3 का वैल्यू 1.73 नहीं लिया, 1.732 लिया है, जो कि उन्होंने 3 डेसिमल तक किया। अब वो 0.132 के वजह से भी बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप 1.73 के जगह पे 1.732 डालते हो ना, तो आपको आंसर मिलता है
868 करके मिलता है जो कि 87 बन जाता है। तो ऐसा भी सब कुछ चीजें हो गया। बट अगर आप लोग वैसे भी उन्होंने √3 का वैल्यू आपको दिया नहीं है तो आप इसको √3 का वैल्यू 1.73 करके जा सकते हैं। 1.732 की जरूरत नहीं है, 1.73। इज दैट क्लियर? सिर्फ √3 मत लिख के आना बच्चा, दैट विल नॉट डू, बिकॉज बाकी के आंसर्स उसके ऊपर ही डिपेंड करेंगे। अब सेकंड वाला है बच्चा यहाँ पे एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर्स। बच्चा एरिया ऑफ द सेक्टर, वन ऑफ द सेक्टर, सारे सेक्टर तो सेम है तो कोई भी निकालो, इट विल बिकम θ/360 मल्टीप्लाइड बाय क्या बच्चा, एरिया बोला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बोला है बच्चा यहाँ पे, तो थीटा मतलब 60/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। पाई आर का वैल्यू बच्चा यहाँ पे पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर जो कि 7 का स्क्वायर बनेगा। क्योंकि 7 का स्क्वायर बच्चा, बिकॉज उन्होंने बोला रेडियस इज 7 गेट्स कैंसल्ड, 61 66 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 25.666 करके, तो जिसको हम 6.67 करके लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर्स मिला है बच्चा। थर्ड आंसर बोला है बच्चा फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। अब सबको पता है बच्चा कि सारे सेक्टर्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो टोटल एरिया ऑफ ऑल द सेक्टर्स विल बिकम 3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर जो कि 25.67 है। मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, इसका आंसर आपको मिलेगा 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। बड़ा सिंपल सा आंसर है, बराबर है। उसके बाद बच्चों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे सब क्वेश्चन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बच्चा शेडेड रीजन को जरा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो शेडेड रीजन आप लोग का है, जो शेड हुआ है, वो शेडेड रीजन एक्चुअल में पूरा ट्रायंगल का एरिया में से 3 सेक्टर्स का एरिया को माइनस करने पर मिल रहा है। दिखा बच्चा, वो छोटू सा जो पार्ट आपको दिख रहा है वो पूरे ट्रायंगल में से 3 यहाँ पे जो सेक्टर्स है उसको निकालने के बाद मिल रहा है। मतलब मैं बोल सकता एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस द टोटल एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स। एंड ट्रायंगल LMN का तो हमें आंसर 84.77 मिला है एंड टोटल एरिया ऑफ द 3 सेक्टर हमें अभी मिला बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि 77.01 था। एंड इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, आपको आंसर मिलेगा 7.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज हाउ बच्चे यू गॉट द फाइनल आंसर फॉर दिस वन एज वेल। जो बड़ा दिख रहा था यहाँ पे वो है एक्चुअल में बड़ा नहीं, छोटा सा है एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। चलो अभी बढ़ते हैं बच्चों प्रॉब्लम सेट में। प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन हो गए, प्रॉब्लम सेट के भी 2 ही क्वेश्चन बाकी है, देन डन एंड डस्टेड ऑफ द सेक्टर वाला पार्ट। प्रॉब्लम सेट 7 का क्वेश्चन है बच्चा, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस इज 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चा रेडियस देके रखा है यहाँ पे एंड एरिया देके रखा है। एरिया 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेडियस देके रखा है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क एंड लेंथ ऑफ द आर्क करेस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर। मेजर ऑफ द आर्क का मतलब होता है थीटा का वैल्यू निकालो, क्योंकि मेजर ऑफ द आर्क मतलब ही सेंट्रल एंगल होता है। सेंट्रल एंगल मतलब ही मेजर ऑफ द आर्क होता है। तो मेजर ऑफ द आर्क अगर पूछा है तो थीटा का वैल्यू, लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है मतलब एल का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू पूछा है। अब सबसे पहले बच्चा एरिया का वैल्यू ही देकर रखा है तो मैं एरिया का फॉर्मूला यूज करूंगा, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पे हो जाएगा θ/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। मैंने ये यूज क्यों किया, क्योंकि हमें थीटा का वैल्यू चाहिए। एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब कितना हो जाएगा बच्चा 15 पाई इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे वही फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है, पाई को पाई रहने दो। अब ये मजे की बात है, बहुत सारे बच्चे पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 डाले या 3.14 डाले, ये में सोच में पढ़ते हैं। मैं बोलता हूं आप क्यों सोच में पढ़ रहे हो, जब आपका आंसर ऑलरेडी खुद ही उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है आप लोग को वो पाई के टर्म्स में है, तो इसका यही मतलब होगा ना बच्चा कि वो लोग अगर सब चीजें पाई के टर्म्स में रख रहे तो हमें यहाँ पे पाई से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे, बराबर है। मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 6 का स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चा तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो पाई है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो आपका बचेगा बच्चा 6 6 36 होगा एंड 36 360 के साथ कैंसिल करके 10 मिलेगा एंड ये 10 उधर जाएगा तो बच्चा 15 10 150 बनेगा। मतलब आपका थीटा का वैल्यू यहाँ पे बनेगा बच्चा क्या, देखो मैं आप लोग को बता देता हूं। यहाँ पे देखो पाई मल्टीप्लाइड बाय 36 है, 36 बन रहा 36 10 हो गया, फिर 10 उधर गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, थीटा का वैल्यू आपको मिलना चाहिए 150 डिग्री। वेरी सिंपल आंसर है बच्चा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों उन्होंने लेंथ ऑफ द आर्क निकालने बोला है, बट लेंथ ऑफ द आर्क तो हमें सबको पता है, बट मेजर ऑफ द आर्क पहले लिख लेते हैं 150 डिग्री। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क यहाँ पे 150 डिग्री है बच्चा। थीटा अगर 150 डिग्री होगा तो मेजर ऑफ द आर्क भी 150 डिग्री ही होने वाला है। एज सिंपल एज दैट। मैंने वो लिख दिया, मुझे लगा था मैंने नहीं लिखा होगा बट मैंने लिख लिया। ओके
नेक्स्ट वाला है बच्चा यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर तो हमें मिला है, बट एरिया ऑफ सेक्टर का अभी मैं फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर नहीं करूंगा। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला एल आर अपॉन 2 करूंगा। क्यों? क्योंकि हमें अभी यहाँ पे एल की जरूरत है। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला 15 पाई है। एल का वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चा पता नहीं, फाइंड करना है। आर का वैल्यू कितना है बच्चों देखे रखा है 6 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 1 जार 2 3 जार होता है, तो 3 उधर जाएगा तो 15 अपॉन 3 बनेगा। तो एल का वैल्यू आपको मिलेगा बच्चा 15 अपॉन 3 जो कि 5 होता है एंड पाई। अब 5 पाई मिलने के बाद क्या आपको पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन ही इन्होंने हमसे पाई से दिया है, पाई के टर्म्स में, तो आंसर भी हमारा पाई के टर्म्स में ही होगा। एंड दैट्स हाउ बच्चा आई गेट द फाइनल आंसर। द लेंथ ऑफ द आर्क इज 5 पाई सेंटीमीटर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी आते हैं बच्चों फाइनल क्वेश्चन पे। तो फाइनल क्वेश्चन है बाबा तो कुछ तो डिफिकल्ट रहने वाला है, ऐसा आपको अगर लगता होगा तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली सच में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो फाइनल क्वेश्चन में लेने वाला हूं वो है एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एंड दूसरी बात बच्चा, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एक एक्टिविटी की तरह से एग्जाम में आने के चांसेस कम है, क्योंकि इसमें बॉक्सेस कुछ ज्यादा ही भरे हैं। आपको पता है बच्चा इतने सारे बॉक्सेस नहीं होते हैं फॉर अ 2 मार्क और अ 3 मार्क एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, बट फिर भी दिया है तो हम डिस्कस करेंगे। क्या पता इसको एक्टिविटी बेस्ड नहीं बट एक हॉट्स के बेस्ड में क्वेश्चन आया तो। जरा सोचो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन द फिगर स्क्वायर एबीसीडी, आपको स्क्वायर दिख रहा है बच्चा, एबीसीडी अंदर एक स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, इज इंस्क्राइब्ड इन द सेक्टर एपीसीक्यू, एपीसीक्यू के अंदर इंस्क्राइब्ड है। उसके बाद में रेडियस ऑफ द सेक्टर सीबीएक्सडी, आपके अंदर और एक अंदर एक सेक्टर दिख रहा है बच्चों सीबीएक्सडी, उसका रेडियस देखे रखा है 20 सेंटीमीटर। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है भाई। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चा इसका एरिया निकालना, बट चलो हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी, एबीसीडी का जो साइड है बच्चा that will always be equal to the radius of sector CBXD, बराबर ना बच्चों। एंड रेडियस ऑफ द सेक्टर CBXD तो देखे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो साइड भी कितना बनेगा बच्चा 20 सेंटीमीटर बनेगा। सिंपल है। अगर आपको साइड मिला बच्चा तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकाल सकते हो, साइड स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। एंड 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, यहां पे मैंने लिखा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। हो गया। इक्वेशन नंबर 1 करके मैंने एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकाला। फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर, बच्चा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन नहीं बोला है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर। वो स्क्वायर के इनसाइड में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन दिख रहा है बच्चा आप लोग को, नीचे दिख रहा है बच्चा आप लोग को BADX वगैरह, थोड़ा सा एक ऐसा एक वो वाला पार्ट, वो निकालना है। वो निकालने के लिए बच्चा इट विल बी एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर तो मुझे 400 मिला है, एरिया ऑफ द सेक्टर उन्होंने फॉर्मूला लिख के दिया, फिर से यहां पे लिखा है 400 एंड बाकी सारी चीजें उन्होंने लिख के दिया, फिर आएगा नीचे 400 एंड वो सारे चीजों को सॉल्व करके उन्होंने खुद ही दिया है 314 एंड मुझे 400 और 314 को माइनस करना था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं बच्चा, मतलब बड़ा बड़ा जो चीजें है वो खुद उन्होंने सॉल्व करके दिया है, हमें सिर्फ वही भरना था जो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा था। 400 और 314 को माइनस करो तो 86 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ये याद रखना कि हमें 86 मिला है, बट अभी तुम मुझे बताओ बच्चा जो आंसर आपको मिला है 86, आपको पता है बच्चा दावे के साथ बोल सकते हो ये राइट है या रॉन्ग है? तो आप बोलोगे ना अरे राइट भी हो सकता है रॉन्ग भी, इसलिए बोल रहा सोचना यहाँ पे ऐसा अंदर रखना दिमाग में कि 86 मिला था हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये राइट है कि रॉन्ग है पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, रेडियस ऑफ द बिगर सेक्टर का रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं बच्चा रेडियस ऑफ द बिगर जो है वो एक्चुअल में अगर आप लोग देखोगे तो उसका रेडियस क्या है, इट इज लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, बराबर है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये जो रेडियस है इधर, वही रेडियस इधर से करेंगे ऐसा ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनली बन रहा है। आप लोग देख रहे हो बच्चा जो एपी है यहाँ पे, वही आप लोग अगर एसी को करते तो डायगोनल बन जाता स्क्वायर का। तो डायगोनल एंड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चा क्या, साइड मल्टीप्लाइड बाय √2, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय √2 उन्होंने खुद देके रखा है भाई सब कुछ। ओके, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर कैसे हो जाएगा बच्चा, इट विल बिकम एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ द स्क्वायर।
बड़ा सेक्टर, तो एरिया ऑफ द बड़ा सेक्टर APCQ है एंड स्क्वायर तो ABCD है। तो सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर दिया है माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर तो हमें खुद मिला था बच्चा, तो हम यहाँ पे खुद लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 20 का स्क्वायर, क्योंकि 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर 90 अपॉन 360 देकर रखा है, 3.14 देकर रखा है, 20√2 का स्क्वायर देकर रखा है, 20 का स्क्वायर ऑलरेडी देकर रखा है। यहाँ पे बच्चों आप लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करने को उन्होंने बोला है, एक्सपेक्टेड है तो आप लोग को करना पड़ेगा। 91 94 करना पड़ेगा सबसे पहले, तो 4 है, और 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़े कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है यहाँ पे। आपको एक आंसर मिलेगा बच्चा 628। बिलीव मी बच्चा, बड़ा सिंपल सा आंसर मिल जाता है एंड आराम से मिल जाता है। तो इसका आंसर 628 मिलेगा एंड 20 का स्क्वायर तो सबको पता है बच्चा 400 है। 628 में से 400 माइनस करो, आप लोगों को कितना मिलेगा बच्चों? द आंसर विल बी 228। आप चेक कर सकते हैं बच्चा, यह होने के बाद वहां पे उन्होंने बोला टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू पहले जो आप लोग को मिला था वो प्लस अभी जो मिला है, अभी मिला है 228। क्या राइट हूं क्या मैं? तो देख सकते हो बच्चों 228 वहां पे लिखा है एंड पहले जो मुझे बॉक्स मिला था, हम लोग जो सोच में पढ़ रहे थे बच्चों कि हम लोग को 86 जो मिला था वो राइट था कि नहीं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने 86 देकर हमारा काम कर दिया एंड 86 और 228 314 बन रहा है। मतलब हमारे दोनों भी बॉक्सेस में जो आंसर मिले थे वो राइट थे एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। इस हिसाब से बच्चों हम लोग ने सेक्टर वाले पार्ट यहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिए। सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ एन आर्क के बारे में कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। एट द सेम टाइम हम लोग ने 90% ऑफ द टॉपिक को खत्म कर लिया है। द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसुरेशन नाउ लेफ्ट इज ऑब्वियसली सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, जो क्या होता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंड वंस एंड फॉर ऑल आपका मेंसुरेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। आई होप अच्छा, आशा करता हूं आज का सेशन लेंथी होने के बावजूद भी आप लोग को समझ में आया होगा, पूरी तरह से अंडरस्टैंड हुआ रहेगा बच्चा। इफ यू रियली हैव लाइक दिस वीडियो बच्चों जेन्युइनली, तो इसको लाइक करना ना भूलना, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल विच इज प्रोवाइडेड इन माय डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो डू मेंशन द कमेंट एज वेल कि वहां पे और एक मेथड कौन सा था वो आप लोग मुझे जरूर बता सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज रियली नाइस टीचिंग यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।